नमस्कार। न्यूज आर के खास कार्यक्रम 4 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। आज की पहली बड़ी खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूक्रेन दौरे को लेकर है, जहां जंग के बीच यूक्रेन जाने वाले पीएम मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। दूसरी बड़ी खबर जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर है, जहां गठबंधन की घोषणा से घाटी में सरगर्मी बढ़ा दी है। तीसरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश में सिपाही भर्ती पुनर्परीक्षा को लेकर है और चौथी बड़ी खबर जबलपुर के पेशाब कांड को लेकर है। तो चलिए शुरू करते हैं 4 बड़ी खबरें। रूस और यूक्रेन में 2.5 साल से जारी जंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। दोनों नेता यूक्रेन नेशनल म्यूजियम पहुंचे, जहां उन्होंने जंग में मारे गए बच्चों को श्रद्धांजलि दी। इससे पहले मोदी 10 घंटे की ट्रेन यात्रा करने के बाद कीव पहुंचे, जहां कीव में भारतीय समुदाय के लोगों ने मोदी का स्वागत किया। साथ ही पीएम ने फोमेन बॉटेनिकल गार्डन में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की। बता दें कि 1991 में सोवियत संघ के टूटने के बाद यूक्रेन के दौरे पर जाने वाले पीएम मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। जहां पीएम मोदी का यह दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि 24 फरवरी 2022 को रूस के हमले के बाद अब तक नाटो देशों के अलावा किसी अन्य देश के नेता ने यूक्रेन का दौरा नहीं किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कुछ महीने पहले ही पीएम मोदी को यूक्रेन आने का न्योता दिया था। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए आलोक सोती जी, राजनीतिक विश्लेषक, जुड़े हुए हैं। इसी के साथ ही विदेशी मामलों के जानकार भी आलोक सोती जी हैं। आलोक जी, जिस प्रकार से पीएम मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह जो यूक्रेन दौरा है, यह खास इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि जंग के बीच नाटो देशों के बाद कोई देश नाटो के बाद कोई देश का प्रधानमंत्री या हेड ऑफ स्टेट जिसने वहां का दौरा किया है वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गए हैं। इसे कितनी बड़ी भारत की कूटनीतिक और विदेश जो नीति है उसकी कितनी बड़ी जीत कहा जा सकता है, आलोक जी? देखिए, इसको जीत तो तब कहा जाएगा कि जब जिस मकसद से प्रधानमंत्री गए हैं कि 2 लोग लड़ रहे हैं, 2.5 साल से लड़ रहे हैं और आप देख रहे हैं कि युद्ध का कोई निर्णय नहीं निकलता नजर आ रहा है। केवल 5 मिलियन सैनिक यूक्रेन के मर चुके हैं और 5 मिलियन सैनिक जो है आपके लगभग आधा मिलियन सैनिक जो हैं वो रूस के मर चुके हैं, यानी 5-5 लाख सैनिक जो हैं वो दोनों देशों के मर चुके हैं। ऐसी स्थिति में आप देख रहे हैं कि नाटो ने भी कोई हाथ अपना पीछे नहीं खींचा है और रशिया के पास जो शक्ति है वो इतनी सक्षम है कि 2.5 साल से लगातार युद्ध कर रहा है। देखा जाए तो दुनिया 2 भागों में बटी। एक नाटो जो कि एक मिलिट्री का आप संगठन कह सकते हैं, इसमें अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और ये यूरोप के जो बड़े देश है, अमेरिका, यूके और जर्मनी, आप फ्रांस कह सकते हैं। दूसरी तरफ ब्रिक्स है जिसमें कि आप देख रहे हैं कि रशिया है, चाइना है, इंडिया है, इसमें ब्राजील है। ये इकोनॉमिक है तो क्योंकि अब जो मिलिट्रियल है वो 2 जो लोग होते थे वो खत्म हो गए, केवल एक रह गया, नाटो रह गया है और दूसरा जो ब्रिक्स है वो इकोनॉमिक समूह रह चुका है। ऐसे में आपने देखा कि नाटो की बात जो है वो रशिया तो सुनिएगा नहीं। रशिया की पहली डिमांड थी कि यूक्रेन को नाटो में ना लिया जाए क्योंकि उसके घर के सामने ही सारी नाटो की मिसाइल्स लग जाएंगी जिसकी रेंज मॉस्को तक बड़े आराम से हो जाएगी। आपने देखा होगा एक बहुत पहले क्यूबा क्राइसिस सुना होगा 60 के दशक में, जहां पे रशिया ने जो है क्यूबा के अंदर मिसाइल्स लगा दी थी जो अमेरिका के प्रमुख देशों तक पहुंच गई थी। उस क्राइसिस को खत्म किया गया और उसके बाद 62 की जो लड़ाई हुई थी हम लोग की चाइना से, उस पे जो है दुनिया का ध्यान जो है डाइवर्ट हो गया था। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात आपको देखनी है, समझने वाली बात है, क्या यूक्रेन इस बात पे राजी हो जाएगा कि जैसा बोला जाता है कि बुद्ध का देश है, कि इसका कोई भी लड़ाई, इस तरीके की लड़ाई जिसमें स्टेलमेट आ जाता है, यानी कि उसका कोई फैसला नहीं होता है, तो उसका फैसला केवल कूटनीति से टेबल पे बैठ के होता है। लेकिन हमको लग रहा है कि जिस तरीके से यूक्रेन ने अभी कुछ दिनों के अंदर, पिछले हफ्ते 400 किलोमीटर तक अंदर घुस चुका है रशिया के, तो हम और जिस तरह पुतिन ने कहा है कि पहले हम इनको यहाँ से अपनी टेरिटरी से जो है उनको खदेड़ेंगे, उसको खदेड़ने में भी आपका कम से कम 1 से 2 महीने लग सकता है या 4 से 6 महीने भी लग सकते हैं।
ऐसी स्थिति में हमें नहीं लगता है कि अगले इस साल 2024 के जो 4 महीने बचे हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसमें कोई बड़ा निर्णय होता नजर आएगा। लेकिन फिर भी जिस तरीके से मॉस्को यात्रा प्रधानमंत्री जी ने की और जिस तरीके से उनको गले लगाया, हालांकि जेलेंस्की को उसमें काफी मिर्चें लगी और बचपने वाले उन्होंने जो है स्टेटमेंट दिए थे, लेकिन आज जिस तरीके से जेलेंस्की को भी गले लगाया तो वो समझ रहे होंगे कि भारत का महत्व क्या है और भारत की कूटनीति क्या है। जेलेंस्की को भी अब समझना चाहिए कि नाटो से उसको जितनी मदद मिलनी थी मिल गई है, अब उससे ज्यादा लेकर अपने देशवासियों का, अपने सैनिकों का जिस तरीके से वो उनकी जो है जाने जा रही हैं, उससे उनको बचना चाहिए और एक टेबल पे बैठना चाहिए। और एक कूटनीति इसका हल है, बातचीत इसका हल है, डायलॉग इसका हल है। और हमें लगता है कि जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वही एक ऐसा है जिनके संबंध जो है रशिया से भी है, ब्रिक्स, पुतिन से हम लोग के पुराने संबंध है, पुतिन उनकी बात सुनते भी हैं और आप देख रहे हैं जेलेंस्की भी गले में हाथ डाले जो है बड़े ध्यान से उनकी बातें सुन रहे हैं। बिल्कुल, जंग शुरू होने के बाद आलोक जी, जिस प्रकार से कई तरह की बातें कही जा रही थी, काफी तरह के जो व्यापार थे रशिया से हो या रशिया से जिन लोगों के संबंध थे उन पर अमेरिका की ओर से भी दबाव डाला जा रहा था, लेकिन भारत ऐसा देश बना जिसने रशिया के दबाव, वो माफ कीजिएगा, अमेरिका के दबाव के बाद भी रशिया से तेल खरीदना जारी रखा। और तो और ईयू जो यूरोपियन यूनियन है उसे भी तेल लगातार सप्लाई करना, उसे भी जारी रखा। तो क्या लगता है कि दोनों के बीच का मतलब, जैसे पहले अभी आपने जैसा बताया कि मॉस्को भी गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कुछ ही महीनों बाद यूक्रेन पहुंच गए हैं, दोनों के बीच में जंग जारी है, क्या भारत एक ऐसा देश बन सकता है या ऐसी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है जिससे टेबल टॉक के लिए दोनों देशों को तैयार करें और दोनों डायलॉग के तहत एक बीच का रास्ता निकालें? आलोक जी। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे थे। अगर आप थोड़ा सा और पीछे जाएं, इतिहास में जाएं, 80 के दशक में ईरान और इराक की लड़ाई हुई थी, जो 80 में शुरू हुई थी, 88 तक चली थी, 8 साल तक चली थी, एक लंबी लड़ाई चली थी और आपने देखा था उससे मिडिल ईस्ट का कितना नुकसान हुआ था। उसी तरीके का ये भी लड़ाई चल रही है। आप देख रहे हैं कि 2.5 साल हो गए हैं और इस तरीके की लड़ाई का कोई अंत नहीं निकल रहा है, सिवाय एक दूसरे का नुकसान हो रहा है। जी, आर्थिक रूप से भी लोगों का नुकसान हो रहा है। कुछ के था कि उसने, जैसे अमेरिका या नाटो था जो अपना हथियार बेच सकता था, उसने अपने हथियार का बिजनेस कर लिया, जितना कर सकता था उतना कर लिया। अब हमको लगता है कि एक ऐसा समय आ गया है कि दोनों की जो स्थितियां हैं वो जवाब देने लगी हैं और ऐसे में दोनों को एक टेबल पे लाना पड़ेगा। और हमने आपको जैसा बताया कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और या कह सकते हैं जो भारत की स्थिति है, क्योंकि आज की लड़ाई जो है हथियारों से नहीं, आर्थिक रूप से भी जीती जा सकती है। आपने देखा था कि रशिया ही जो है केवल ऑयल नहीं, ईयू को जो है वो गैस भी सप्लाई करता है जी। और उसकी गैस की सप्लाई से कम होने से जर्मनी में आपने देखा था जो उनकी जो इंडस्ट्री है उस पर काफी असर पड़ रहा था। साथ में आपने देखा था जिस तरीके से कोरोना के बाद जीडीपी पे असर पड़ा है यूरोपियन कंट्री की, उनकी लगातार गिरती चली जा रही है जी। आज यूके की भी इकोनॉमिक स्थिति बहुत खराब है, जो जिसके पास सरप्लस रहता था सबसे बड़ा कर्जदार बन के खड़ा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में आर्थिक मुद्दे भी देखे जाते हैं और हमको लगता है इस आर्थिक मुद्दे को भी देखते हुए, क्योंकि यूक्रेन पूरा बर्बाद हो चुका है, उनकी इकोनॉमी जो है बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है, ऐसे में फिर से रिवाइव करने के लिए उनको समय की जरूरत है और समय के साथ साथ शांति की जरूरत है। इस लड़ाई को रोकना पड़ेगा और हमें लगता है जो मध्यस्थता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों जैसे नाटो के आपने देखे होंगे, बाइडेन भी गए, ऋषि सुनक भी गए और भी कई बड़ी हस्तियां यूरोप की वहां गई थी, लेकिन उनका पुतिन से कोई संबंध नहीं है। पुतिन जो है उनसे बात नहीं करते, उनकी सुनते नहीं है। केवल ऐसा एक व्यक्ति है इसमें नरेंद्र मोदी जी, जो पुतिन यानी जो दो स्टेक होल्डर है, जो दो मुख्य लोग हैं जिनके बीच के बात हो सकती है इस लड़ाई को रोकने, वो पुतिन या जेलेंस्की, दोनों लोग जो है उनका सम्मान कर रहे हैं, उनकी बात सुन रहे हैं। तो हमें लगता है कि जिस तरीके की कन्विंसिंग पावर हिंदुस्तान में आ चुकी है आर्थिक रूप से, और जिस तरीके की कन्विंसिंग पर्सनालिटी है
नरेंद्र मोदी, जी वो दोनों को कन्विंस करके एक टेबल पर ला सकते हैं जी और इस युद्ध को रोकने में एक अहम भूमिका अदा कर सकते हैं। बिल्कुल। प्रभाव लगातार भारत का बढ़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं दोनों ही देशों की आर्थिक अर्थव्यवस्था को सही करने के लिए और दुनिया भर में जो अर्थव्यवस्था की क्राइसिस चल रही है, रिसेशन कई देशों में है, उसे भी सही करने के लिए कहीं ना कहीं जंग को रोककर बातचीत से ही आगे बढ़ना होगा। बहुत शुक्रिया आलोक जी आपका जुड़ने के लिए, हमारे साथ अहम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए रुक करते हैं, अगली खबर पर बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन के कैंडिडेट्स की आज पहली लिस्ट जारी हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक पहली लिस्ट में नेशनल कॉन्फ्रेंस के 13 से 17 और कांग्रेस के 7 से 10 कैंडिडेट के नामों की घोषणा हो सकती है। बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने 22 अगस्त को राहुल गांधी से मुलाकात के बाद कांग्रेस के साथ गठबंधन का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि राज्य की सभी 90 सीटों पर दोनों ही दल एक साथ विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। एनसी उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ज्यादातर सीटों पर गठबंधन फाइनल हो चुका है, जबकि कुछ सीटों पर सहमति बननी बाकी है। दोनों ही पार्टियां कुछ सीटों पर अड़ी हैं। सीटों के बंटवारे को लेकर आज अंतिम दौर की बैठक होगी। हूँ कि ज़्यादातर सीटों पे हम कंसेंसस जो है बना पाए हैं। कुछ सीटों पे हम अड़े हुए हैं, कुछ सीटों पे कांग्रेस के जो लोकल लीडर हैं वो अड़े हुए हैं। आज फिर बैठेंगे और कोशिश करेंगे कि जहाँ तक हो सके जो बाकी सीटें हैं उनको हम जो है अलायंस के दायरे में लाके अपने उम्मीदवार जो हैं वहाँ पे ऐलान कर सकेंगे। और जो अलायंस है वो ऑन ट्रैक है और इंशाल्लाह ये बिल्कुल अच्छी तरह से अलायंस चलेगी। सीट्स का क्या हुआ है? सीट्स का भी बहुत अच्छा अरेंजमेंट। फाइनल हुआ अलायंस आपने? जी हाँ, फाइनल हो गया है। आज शाम को उस पर दस्तखत हो जाएंगे और ये सब आपके सामने आ जाएगा। सर, ये पूरे 90 सीट्स पे ये पूरे 90 सीट्स पे खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए राजनीतिक विश्लेषक मनीष अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं। मनीष जी, जम्मू कश्मीर में गठबंधन की घोषणा करने के बाद कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों ने ही यह बयान दिया था कि हमारा एक ही उद्देश्य है कि हमें घाटी में भारतीय जनता पार्टी को बढ़ने से रोकना है, विस्तार होने से रोकना है। क्या कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसके साथ सीपीआईएम भी आ गई है, वह रोक पाएंगे भाजपा को? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस गठबंधन जो है वहां पे चुनाव लड़ने की कोशिश तो कर रहा है जी, लेकिन पर देखना होगा जी कि कैसे भाजपा परफॉर्म करती है। और आज ऐसा लगता है कि अमित शाह जी के साथ जो मीटिंग हो रही है जी, चुनाव प्रभारियों की जो जम्मू कश्मीर से लिए गए हैं, तो शाम तक भाजपा की भी फर्स्ट लिस्ट आ जानी चाहिए जी। लेकिन आप देखिए, इंडिया गठबंधन, महबूबा मुफ्ती जी जब इंडिया गठबंधन की पार्ट थी, जब देश का चुनाव हो रहा था तो ये सब एक साथ थे। लेकिन आज जब जम्मू कश्मीर का चुनाव हो रहा है तो पीडीपी को इन्होंने छोड़ दिया है। पीडीपी चुनाव को अलग लड़ रही है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि गुलाम नबी आजाद जी की जो पार्टी है वो कैसे इस चुनाव में फेयर करती है और कितने निर्दलीय ऐसे हैं श्रीनगर में जो भाजपा के समर्थन से चुनाव लड़ते हैं, वही इस चुनाव की दशा और दिशा तय करेंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर के लिए एक अच्छी बात है कि वह जमहूरियत जो है फिर से वोट डालेगी और उन्होंने 2024 में बड़ा उत्साह दिखाया था। उन्होंने 50% से ज्यादा वोट डाला था, तो वहां पे भी एक जनतांत्रिक सरकार का गठन होगा। जी मनीष जी, जिस प्रकार से आपने बताया कि पीडीपी को इन्होंने अलग छोड़ दिया है, हालांकि यह इंडिया गठबंधन का हिस्सा रही है, अभी देखना होगा चूंकि जब से जो राज्यपाल हैं या जब से 370 हटी है, तब से कहीं ना कहीं इससे खफा रही हैं महबूबा मुफ्ती पीडीपी की। लेकिन जब चुनाव की घोषणा हुई थी तब उन्होंने ये कहा था कि जो सरकार बनने वाली है या जो विधानसभा की सरकार बनेगी वह शक्तिहीन सरकार होगी। ऐसे में शक्तिहीन सरकार से मतलब या तो वह चुनाव लड़ने से हट रही हैं या फिर वह किसी शक्ति वाले के साथ जाना चाहेंगी। मनीष जी, देखिए, वो किसके साथ जाना चाहेंगी ये समय अब नहीं बचा है, उन्हें कोई लेने को तैयार नहीं है जी। उनका जनाधार काफी कम हो गया है। तो 5 सीटों पे उनके पास बढ़त थी, वो अपनी लोकसभा की सीट भी हार गई है और दूसरे उन्होंने इस बार
एक सुरक्षित सीट पे अपनी डॉटर को टिकट दे दिया है, जो कि उनकी पार्टी के लोग अच्छे सेंस में नहीं दे रहे हैं। तो उनके पास चुनाव में जाने के अलावा और कोई मौका नहीं है। लेकिन इस चुनाव के बाद ये पता चल जाएगा कि उनकी जम्मू कश्मीर में अब क्या स्टैंडिंग बची है। मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में अच्छे से लोकसभा का चुनाव लड़ा था, नेशनल कॉन्फ्रेंस का फिर भी वहाँ प्रेजेंस है, लेकिन विधानसभाओं में महबूबा मुफ्ती की पार्टी का वहाँ कोई प्रेजेंस नहीं रहा है। इसीलिए वो कह रही है कमजोर सरकार होगी, कि फरीन सरकार होगी। अभी तक वो ये कह रही थी कि जम्मू कश्मीर में कोई सरकार क्यों नहीं बना रहे, कि सरकार कोई सरकार नहीं बनाना चाहती। जब चुनाव आ रहा है तो वो इस परिप्रेक्ष्य में कह रही है, तो उनको ये मालूम है कि मेरी स्थिति इस चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर में क्या निकल के आएगी, इसलिए वो इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अपनी स्थिति को देखकर ही आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि भाजपा भी चुप नहीं बैठी है, लगातार बैठकें हो रही हैं और जिस तरह से अमित शाह आज बैठक कर रहे हैं, आज एक कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं, कांग्रेस के पुराने नेता हैं, उनके भी भाजपा में शामिल होने की अटकलें हैं। देखना होगा कि वह भाजपा में शामिल होते हैं या नहीं और किस तरह से कब तक उम्मीदवारों की घोषणा दोनों ही पार्टी या गठबंधन की ओर से की जाती है। बहुत शुक्रिया मनीष जी आपका जुड़ने के लिए, हमारे साथ अहम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तर प्रदेश पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा का आगाज हो गया है, जहां प्रदेश भर के 1154 परीक्षा केंद्रों की लाइव मॉनिटरिंग के लिए 67 जिलों में कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं, साथ ही नकल और पेपर लीक की रोकथाम के लिए हर केंद्र पर त्रिस्तरीय चेकिंग का पहरा लगाया गया है। परीक्षा केंद्रों पर सख्ती की जा रही है। कानपुर में परीक्षार्थियों के जूते चप्पल उतरवाए गए और राखी कलावा तक उतरवा दिया गया। एग्जाम को लेकर पूरी सरकारी मशीनरी एक्टिव है। यूपी पुलिस को लेकर एसटीएफ ने भी पैनी नजर रखी है और उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने सभी परीक्षार्थियों के लिए निःशुल्क आवागमन की सुविधा दी है। वहीं लखनऊ में पेपर लीक की अफवाह फैलाने पर सपा के पूर्व मंत्री यासर शाह के एक्स अकाउंट के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस जल्द ही उनसे पूछताछ कर सकती है। उत्तर प्रदेश में पुलिस की सिपाही भर्ती पुनर्परीक्षा का आगाज हो गया है। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए अनूप मिश्रा संवाददाता लखनऊ से जुड़ गए हैं। अनूप, आज से उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही की पुनर्परीक्षा का आगाज हो गया है। लगातार ये दूसरी बार ये परीक्षा कराई जा रही है, लेकिन इस बार कई तरह के एहतियातन कदम सरकार की ओर से बरते जा रहे हैं। बहुत सख्ती से चेकिंग की जा रही है और पेपर लीक पर तो लगातार रोकथाम करने की कोशिश की ही जा रही है। किस तरह की तैयारियां प्रशासन की ओर से की गई हैं और एग्जाम से पहले और एग्जाम के बाद क्या कुछ जो नियम कायदे हैं वह बरते जा रहे हैं सरकार और प्रशासन की ओर से? अनूप जी बिल्कुल, मैं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस की जो सिपाही भर्ती की परीक्षा हो रही है, ये 2 पाली में यूज हो रही है और जहां प्रदेश में करीब 1154 परीक्षा केंद्र की लाइव मॉनिटरिंग की जा रही है और 67 जिलों में कंट्रोल रूम बनाया गया है। वहीं आपको बता दें प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं, साथ ही नकल और पेपर लीक की रोकथाम के लिए हर केंद्र पर त्रिस्तरीय चेकिंग की व्यवस्था की गई है। 3 लेयर में चेकिंग की जा रही है। इसके साथ साथ केंद्रों पे सख्ती भी बरती जा रही है। जूते चप्पल उतरवाए जा रहे हैं, राखी कलावा भी उतरवाए जा रहे हैं। फोन मोबाइल कुछ भी ले जाने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबंधित किया जाया गया। पूरी जो मशीनरी है एक्टिव है। वहीं आपको बता दें यूपी पुलिस से लेकर के एसटीएफ की भी इस पे पैनी नजर है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट आदेश दे दिया है कि किसी प्रकार की पेपर लीक और इससे संबंधित किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं नजर आनी चाहिए। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने अपनी जो बसें हैं उनको उसमें निःशुल्क आवागमन की व्यवस्था की गई है। वहीं आपको बता दें कि लगातार जो है इस पर भी कहीं न कहीं जो है राजनीति होती नजर आ रही थी। समाजवादी पार्टी के जो पूर्व मंत्री हैं यासिर शाह, उनके द्वारा जो है पेपर लीक की अफवाह फैलाने के जुर्म में उनको गिरफ्तार किया गया। वहीं उनके खिलाफ पूछताछ भी चल रही है। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर एफआईआर की जानकारी दी। वही आपको बता दें कि जो लगातार जो है पेपर भर्ती पे एक कह सकते हैं कि जो एक पेपर लीक के जो बादल छाए हुए थे
उसको कहीं न कहीं सरकार ने हटाने का प्रयास किया है और लगातार जो है जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं वो अपने आप में जो है कहीं न कहीं देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं, जिस तरीके से परिवहन की व्यवस्था की गई है और अन्य सुविधाएं की गई हैं। परीक्षा 2 घंटे पहले से ही जो है एंट्री शुरू की गई है। 2:30 बजे तक एंट्री शुरू हुई है, जो 2:30 तक जारी रहेगी। परीक्षा शाम 3 बजे शुरू होकर 5 बजे तक चलेगी। सभी आपको बता दें, हर शहर के 81 सेंटर पर सुबह 10 बजे पेपर शुरू हो गए थे। 2 पाली में परीक्षा होनी थी, पहले 12 बजे तक, इसके बाद 3 बजे शुरू हुई है। 3 लेयर जांच में आपको बता दें जूते मोजे भी उतरवाई गए हैं, राखी कलावा भी उतरवाया गया है। इसके साथ साथ में डीजीपी और डीएम ने परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण भी किया है। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से सरकार इस बार पिछली बार जो पेपर लीक हुआ था इसी परीक्षा में और फिर पूरी परीक्षा को कैंसिल करना पड़ा था, देखा जा रहा है कि सरकार या प्रशासन इस बार जीरो टॉलरेंस की नीति पर लगातार काम कर रहा है कि पेपर लीक जैसे मुद्दों को तो उठने ही नहीं दिया जाएगा। लेकिन ऐसे में जो सपा नेता, सपा मंत्री थे, वो राजनीति करने की कोशिश कर रहे थे या फिर कहें कि एक अफवाह फैलाने का प्रयास उनकी ओर से किया जा रहा था। उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा, चूंकि उन्होंने अफवाह फैलाई और ऐसे में उपद्रव की स्थिति भी परीक्षा केंद्र पर हो सकती थी। इसको देखते हुए सरकार की ओर से क्या एक्शन लिया गया है और आगे प्रशासन उनके खिलाफ क्या एक्शन ले सकता है? अनूप जी बिल्कुल, हम आपको बता दें कि परीक्षा के दौरान डीजीपी और डीएम ने परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया है। सभी जगह स्पष्ट रूप से निर्देश दिए गए सरकार के द्वारा कि किसी भी प्रकार की परीक्षा में कोई धांधली नहीं होने पाए। वही जो समाजवादी पार्टी के नेता यासर शाह ने जो अफवाह फैलाने की कोशिश की है उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है और उनसे पूछताछ की जा रही है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि लगातार एसटीएफ इस पे नजर बनाई हुई है। पूरी तरीके से इसमें पूरा प्रशासन एक एक करके उस पर नजर बनाए हुए कि किसी भी प्रकार की कोई ऐसी घटना न होने पाए जिससे कहीं न कहीं सरकार की किरकिरी हो सके। सभी जगह सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, साथ ही साथ उसकी पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है और डीजीपी स्वयं जाकर इसमें उसका निरीक्षण कर रहे हैं। जी बिल्कुल, लगातार जो परीक्षा है आज से शुरू हो गई है, ये आगे 4-5 दिनों तक चलने वाली है। प्रशासन बिल्कुल अलर्ट है। देखना होगा कि इसमें किसी तरह की कोई बारीकी माफ कीजिएगा चूक ना हो पाए और परीक्षा ढंग से हो पाए। बहुत शुक्रिया अनूप आपका जुड़ने के लिए, हमारे साथ अहम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए रुक करते हैं, अगली खबर पर बढ़ते हैं। सीधी के बाद अब जबलपुर में भी पेशाब कांड का मामला सामने आया है, जहां एक युवक के साथ मारपीट करते हुए बदमाशों ने उसके ऊपर पेशाब कर दी। साथ ही युवक से नकदी और सोने की चेन छीनकर आरोपी फरार हो गए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर अन्य आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं मामला प्रकाश में आने के बाद कांग्रेस प्रदेश में सरकार के खिलाफ लगातार हमलावर हो गई है, जहां कांग्रेस मीडिया विभाग अध्यक्ष मुकेश नायक ने हमला बोलते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में इस प्रकार की यह दूसरी घटना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगातार कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री को नसीहत देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के पास गृह विभाग भी है, उन्हें मध्य प्रदेश के लिए समय निकालना चाहिए। ये दूसरी घटना है 2 दिन के अंदर, सेम एक से प्रकार की। मध्य प्रदेश में हम लोग लगातार बोल रहे हैं कि कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, पुलिसिंग प्रॉपर नहीं है और पुलिस की एक साइकोलॉजिकल प्रेजेंस पब्लिक के बीच में नहीं है। मुख्यमंत्री जी बहुत व्यस्त है और होम मिनिस्ट्री उनके पास है। मुझे लगता है कि अपने विभाग के लिए उन्हें थोड़ा और समय निकालना चाहिए। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए वीरेंद्र सिंह संवाददाता जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, जिस प्रकार से यह मामला निकलकर सामने आया है, सीधी के बाद अब जबलपुर में भी पेशाब कांड हुआ है और जो पेशाब कांड है इससे पहले भी सरकार की काफी किरकिरी हुई थी और अब इस प्रकार का फिर से मामला सामने आया है। प्रशासन का इस पर क्या संज्ञान है और किस तरह का एक्शन लिया जा सकता है? वीरेंद्र जी, आपको बताना चाहूंगा कि घटना है जबलपुर के अंतर, जहां पर एक टिफिन संचालक जो कि एक टिफिन आया था और सभी से वसूली का जितना होता थोड़ा अमाउंट लेके पहुंचे
बीच में ही बदमाश 5 बदमाशों को रोका गया और रोक कर उसकी पैसे भी छीन लिए गए और उसको जो जितने सोने की चैन पहना था वो छीन लिया गया। तो उसके बाद इतने से भी मन नहीं भरा तो उसे गाड़ियों में घसीट कर लेकर गए और घसीट कर लेकर जाने के बाद उसके ऊपर कर दी। वहीं इस विषय की जो जानकारी पुलिस को लगी तो पुलिस ने भी तत्परता से इस मामले पर कार्य किया और पुलिस ने बताया है कि उसका वीडियो भी बनाया गया और वीडियो वायरल जिस समय हुआ है, वीडियो वायरल होने के बाद ही इसने पुलिस ने आगे कार्य करना चालू की और अभी मैं जहाँ तक मुझे जानकारी है कि पुलिस ने एक टीम गठित कर ली है और टीम गठित कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और बाकी 4 आरोपी अभी फरार घूम रहे हैं। वीरेंद्र, यह मामला इतना कैसे बढ़ा और क्या यह पुरानी रंजिश का मामला था या यह सिर्फ बदले की भावना से किया गया एक कृत्य है जिसमें बेइज्जत करने के लिए इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया? वीरेंद्र, नहीं, जहां तक कि जबलपुर शहर में देखा जाता है कि नशे की लती जो लोग होते हैं ये भले ही कितने बड़े परिवार के हों, ये नशे के लती होते हैं। थोड़े से ही पैसे की ये पैसे उस पर ऊपर नजर रखे हुए रखने के बाद उसको एक कर उससे पैसे मांगने की कोशिश करी, लेकिन उस समय उसने पैसे नहीं दिए तो उसको फिर दिमाग में सभी लोग इकट्ठे होकर टीम बनाकर फिर उसके ऊपर हमला कर दिया और शराब के नशे में ही ये पूरी घटना घटित हुई है और उन्हें ये नहीं पता था कि सीसीटीवी फुटेज में भी बन रहा है और इन्होंने खुद को वायरल करने के लिए इन्होंने वीडियो खुद के मोबाइल से में भी बनाया और उसको वायरल करने के लिए खुद की दबंगाई दिखाने के लिए इन्होंने ये वीडियो बनाया था, लेकिन वीडियो उनको ही गलत साबित करने के लिए कार्य करेगी और सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हुई उस पर भी अंजाम देते हुए उस पर तत्परता से कार्य किया है और एक टीम भी मैंने बताया कि टीम भी विकसित कर ली गई है और हमें सूत्रों से जानकारी भी मिली है कि ऐसा कुछ पुराने विवाद भी चल रहा था जिसके चलते ये कार्य किया गया है। हाँ, बिल्कुल, इस प्रकार के मामलों में पुलिस को उदाहरण पेश करना चाहिए क्योंकि इस तरह की घटना किसी तरह से भी बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। वीरेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो 4 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।